Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In our continuation to the revision cum study lectures for November 23 CA Inter Law, that is your paper number 2. We are here with chapter number 8 dividend. ये चैप्टर 4-6 मार्क्स का आता है. जनरली इसके अंदर गलतियां इसलिए होती है, कभी कभार स्टूडेंट्स इसको लाइटली ले लेते हैं कि यार बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ विच कैन बी टेस्टेड इन द एमसीक्यू एज वेल. तो एज यूजुअल पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. अगर आपको ऑलरेडी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, पुराने लेक्चर देख चुके हो, तो आप सीधा कंटेंट पे स्किप कर सकते हो. 1 मिनट लूंगा आपसे. हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई विल जस्ट प्रीव्यू द चैनल इन फ्रंट ऑफ यू. ये रहा हमारा चैनल. जस्ट मैं शो कर रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको. इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं विच विल हेल्प यू विद योर जर्नी. मेजर जो फोकस रहता है दैट इज एमसीक्यूज. डेली 2 और 3 एमसीक्यूज आर टेस्टेड एंड दीज एमसीक्यूज ये कोई छोटे मोटे एमसीक्यूज नहीं रहेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं रहेंगे. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सर आपको इसके अंदर फेल करवाऊं. फेल मतलब गलती आओ, ताकि यहां गलतियां होंगी तो शायद वो पेपर में नहीं होंगी. एंड दैट इज द होल एंड सोल एम. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या प्लान हो रहा है, क्या क्या चीजें आने वाली है, और वो जो डेली का मोटिवेशन कह लो, पुश कह लो, वो चाहिए होता है, वो इसके अंदर आपको मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे. ठीक है, तो आप इसको सीधा सर्च कर सकते हो, एस वाली में क्लासेस फॉर सी इंटर लॉ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके फायदे के लिए. आप ज्वाइन करके देखो, नहीं चाहिए तो आप बाद में छोड़ देना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. एक क्वेरी आ रही है, काफी सारे बच्चे जेन्युइनली पूछते हैं कि सर क्या ये रिवीजन लेक्चर से? नो, these are not revision lectures. I cannot claim those as study lectures because the way I teach उसके अंदर मैं क्वेश्चंस भी साथ में कराता हूं, लेकिन इस वाले में मैंने क्वेश्चन साथ में नहीं कराए, इसीलिए बस मैं स्टडी नहीं बोल रहा. 100% कंसेप्ट्स इसके अंदर कवर्ड है. अगर आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर क्लासेस नहीं ले पाए हैं, आप इसको स्टडी लेक्चर्स की तरह ट्रीट करो. 60 मार्क्स का कंपनी लॉ का पूरा प्लेलिस्ट है. आप इसमें से 60 में से अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आपको सारा सपोर्ट मिल जाएगा. एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, कंसेप्ट सारे मिल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डाउट आता है, आई एम देयर. ठीक है, इसके साथ आपको इसका मुझे फीडबैक जरूर देना है. या तो आप कमेंट करके दे सकते हो, या तो मुझे बताओ, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आई नो दैट दीज वेज, दीज काइंड ऑफ टीचिंग, ये आप तक वो वाला फायदा दे रही है नहीं दे रही है, तब तक मुझे वो चीज क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एंड मैं उस तरीके से और आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा. समझ रहे हो आप? तो आप फीडबैक जरूर देना, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट. अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला उसके हिसाब से वी आर कंटिन्यूइंग द सेम सीरीज. एंड यस, उसके साथ चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो. मैं जनरली बोलता नहीं हूं, बट इट हेल्प्स विद द एल्गोरिदम एंड एवरीथिंग. सो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, आपके पैसे नहीं जाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब. हाँ सर, अब क्या बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 7. वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट डिविडेंड. सर ये डिविडेंड होता क्या, पहले तो बताओ. सी, डिविडेंड इज बेसिकली अ रिटर्न टू शेयर होल्डर्स. कैसे रिटर्न? कंपनी ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया. प्रॉफिट कमाया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू प्रॉफिट्स, नॉट कैपिटल प्रॉफिट्स. लेट्स से कंपनी का धंधा है मैन्युफैक्चरिंग का, एंड कल को एक बिल्डिंग सेल हो जाती है, उसका प्रॉफिट क्या हम डिविडेंड की तरह बांट सकते हैं? आंसर इज नो. दैट इज माय कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज नॉट माय रेवेन्यू प्रॉफिट. बट इफ देयर इज सम बिजनेस एंड इफ देयर इज सम प्रॉफिट फ्रॉम द रेवेन्यू साइड ऑफ द a business, that is the operational business, in that case that amount, that profit is distributed to the shareholders, that is known as dividend. क्लियर? मोटा मोटा बता रहा हूं. डिविडेंड में 2 प्रकार के डिविडेंड आपने सुने होंगे. एक होता है सर फाइनल, एक होता है इंटरिम. जस्ट समझ लो बेसिक्स इसके. फाइनल डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, एजीएम मतलब साल की, जो सेक्शन 96 में पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, चैप्टर 7 पूरा अपलोडेड है, उसको ध्यान से देख लेना. जब वो एजीएम के अंदर आपके अकाउंट्स फाइनल हो जाएंगे, वहां पे जाके जो मेंबर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, मैं आपको 2 शब्द बता रहा हूं, सीए फाइनल के बच्चे भी मैंने देखे इसके अंदर गलती करते हैं, आप गलती नहीं करोगे. एक है सर रेकमेंड और एक है डिक्लेयर. रेकमेंड कौन करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. क्यों? अरे एक बात बताओ, कंपनी का धंधा कौन चला रहा है? डायरेक्टर चला रहे हैं. तो कितना डिविडेंड जाना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? सर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे. और कितना रेकमेंड होने के बाद आगे जाके फाइनल से कि भैया इसमें से हम कितना डिक्लेयर कर रहे हैं, वो मेंबर्स. गलती से भी मेंबर्स के साथ वर्ड रेकमेंड मत लिख देना, डायरेक्टर्स के साथ वर्ड डिक्लेयर मत लिख देना, बहुत गलत बात हो जाएगी. डिक्लेयर कब करते हैं? सर एजीएम के. और सर एजीएम में इज दिस एन ऑर्डिनरी बिजनेस और इज इट अ स्पेशल बिजनेस? सेक्शन नंबर 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मैंने आपको बता रखा है चैप्टर 7 में कि 4 मैटर्स होते हैं, उसमें से एक ये होता है, दैट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस. क्या ये बात क्लियर हुई है?
ये गलती प्लीज कभी मत करना। और सर वो वाला डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर नहीं हो रहा है, एजीएम से पहले डिक्लेयर हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर कर रहा है, या आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर बट बिफोर एजीएम डिक्लेयर हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, एज द वर्ड सजेस्ट, बीच का इंटरिम। और ये कौन डिक्लेयर करता है और ये कौन रेकमेंड करता है? सारा काम बोर्ड करता है, इसके अंदर मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो दिस, कि इसका रेटिफिकेशन किया जाता है बाय द मेंबर्स। रेटिफिकेशन इसका किया जाता है बाय द मेंबर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लिखी गई है, आपका सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट बनाया जा रहा है। अब मैं आ रहा हूं बेसिक इंट्रोडक्शन नोट्स पे। चलो सर, so basically we are going to talk about declaration and payment of dividend. Now certain points to be known as basics. Dividend is always recommended by the board and declared by the members in AGM. Recommend director, declare member. Recommend कि कितना देना चाहिए, फाइनल कितना देना है वो मेंबर, लेकिन कितना देना चाहिए डायरेक्टर। ओके, डिक्लेयर डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डिविडेंड। सपोज डायरेक्टर ने बोला सर 100 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, क्या मेंबर इस चीज को 101, 102 कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या इसको 90 कर सकते हैं? आंसर इज यस। द मेंबर्स कैन नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड विच इज मोर देन रिकमेंडेड डिविडेंड। अप टू रिकमेंडेड तक जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर करना मैंडेटरी है? ऑब्वियसली नॉट। दिस इज ओनली एंड ओनली इफ इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट फर्स्ट प्लेस। कल को अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी डिविडेंड रेकमेंड नहीं किया, क्या मेंबर्स अपने आप यूनैनिमसली हो, 100% हो, किसी भी तरीके से क्या डिविडेंड को डिक्लेयर करवा सकते हैं? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं करा सकते साहब। पहले तो आपको रेकमेंड करवाना पड़ेगा। जब तक डायरेक्टर रेकमेंड नहीं करेंगे तब तक डिक्लेरेशन नहीं होएगा। Okay, if dividend is declared at EGM, it is a special business. If it is at AGM, it is an ordinary business, but obvious. Now, dividend classification on when it is paid, that is final and interim dividend. वो मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया है। अब interim dividend की कुछ बातें पढ़ लेते हैं। कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस आएंगे, जहां मैं कुछ डिफरेंस नहीं बताऊंगा, जैसे आपको जो डिविडेंड का पेमेंट है वो कब तक करना है, आपको एक शेड्यूल्ड बैंक में विद इन 5 डेज जमा करवाना है, वो सारी की सारी बातें सेम होती है डिविडेंड में, मतलब इंटरिम डिविडेंड में भी और फाइनल डिविडेंड में भी। आपने एक डिविडेंड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि सर डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डेफिनेशन के 2 प्रकार पता है, प्रिलिमिनरी चैप्टर पढ़ रखा है, एक होता है मींस और एक होता है इंक्लूड्स। तो डिविडेंड की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो जो भी हम नॉर्मल डिविडेंड को मानते हैं उसके अंदर आपको इंक्लूड करना है इंटरिम डिविडेंड। तो सारे प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड पे लगेंगे वो इंटरिम पे भी लगेंगे। कुछ स्पेशल बातें होंगी वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम। ठीक है, चलो सर, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड एंड हु डिक्लेयर्स? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे मतलब कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग any financial year or at any time during the period from closure of financial year till holding of AGM। सर अपने को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम पे है, ये सारे चैप्टर होने के बाद एक साथ प्रिंट ले लेना, मैं एक ही को अपडेट कर रहा हूं, अभी 2 चैप्टर हमारे और रहते हैं इसके बाद। चलो सर, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में इंटरिम डिविडेंड, लेट से मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच में अगर मैं कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं, दैट इज ऑल्सो इंटरिम डिविडेंड। और मैं 1 अप्रैल 23 से लेट से मेरी 31 अगस्त को एजीएम हुई है, तो मैं उस एजीएम के डेट तक अगर कोई डिक्लेयर करता हूं वो भी मेरा इंटरिम डिविडेंड है। सर कैसे? दोबारा पढ़ो, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। क्या ये बात क्लियर है? चलो सर, सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड क्या क्या हो सकता है? सर फाइनल डिविडेंड का सोर्स अलग है, आंसर इज यस। इंटरिम डिविडेंड का सोर्स अलग है, फाइनल डिविडेंड का सोर्स अलग है, मार्क कर लेना। इंटरिम डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ सरप्लस इन पीएनएल, आपके पीएनएल में पैसा बचा हुआ है तो आप दे दो। आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब 22-23 के रिस्पेक्ट में सॉट टू बी डिक्लेयर्ड फॉर 22-23। तो 2022-2023 क्या जो आपका प्रॉफिट है आप वो यूज करके उसी साल इंटरिम डिविडेंड दे दो। थर्ड देखते हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सपोज मैंने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद एजीएम से पहले डिविडेंड की बात करी, लेट से अप्रैल में जून के बाद जुलाई में मैंने बात करी, तो क्या मैं अप्रैल में जून का भी यूज कर सकता हूं प्रॉफिट? आंसर इज यस। कब तक यूज करना है? क्वार्टर प्रीसीडिंग। सर क्वार्टर प्रीसीडिंग मतलब देखो, अप्रैल में जून एक क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर होता है, तो आपका जो भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन है डिविडेंड का उससे प्रीसीडिंग वाला क्वार्टर पकड़ना है, वहां तक 1 अप्रैल से वहां तक का आप प्रॉफिट यूज कर सकते हो। सर ये 22-23 की बात नहीं कर रहे, अरे 22-23 की बात ऊपर कर ली ना, क्योंकि 2022-2023 के रिस्पेक्ट में मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, यहां पे वो 1 अप्रैल 23 से आगे की बात कर रहा है।
मेरे वाले एग्जाम्पल में। क्लियर है बात? क्वार्टर से कंफ्यूज मत होना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर। आगे बढ़ो। सर, in case the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend। मतलब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मेरा 22-23 चल रहा है, प्रीसीडिंग क्वार्टर जब भी आप डिक्लेयर करना चाहते हो, जो भी आपका डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट है, उससे प्रीसीडिंग क्वार्टर तक आपका लॉस हुआ है, आपके अकाउंट्स फाइनल हुए होंगे, आपको पता है कि आपका लॉस हो रहा है, फिर भी आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो, क्या दे सकते हो? क्या बिल्कुल दे सकते हो, बट सर अब हम एक लिमिट लगा देंगे। ध्यान से पढ़ो, इसमें ना छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभार बाद में एमसीक्यूज में गड़बड़ होती है। इन केस अगर ऐसा हुआ, क्या दैट द कंपनी, मतलब हमारी कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कब तक? up to the end of the quarter which immediately precedes the date of declaration of interim dividend। तो 22-23 में, लेट से मैं जनवरी 23 में डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो मेरे फर्स्ट 3 क्वार्टर्स मुझे देखने पड़ेंगे, और उसके अंदर अगर लॉस हुआ है तब भी द एक्ट इज अलाउइंग यू टू पे इंटरिम डिविडेंड, बट सर एक लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या? पिछले 3 साल का जो भी आपका डिविडेंड है उसके रेट, उसके एवरेज रेट से ऊपर मत जाना। देखो, लिमिट इम्पोज्ड, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो सपोज पिछले साल मेरा 2, 4 एंड 6 ऐसा रेट निकला है, तो मेरा 4 के ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड का रेटिफिकेशन होता है एट द एनसुइंग एजीएम, मतलब अपकमिंग एजीएम बाय द मेंबर्स, ये मैंने बता दिया है। एंड ऑल द प्रोविजंस जो डिविडेंड को अप्लाई करते हैं वो इंटरिम को भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड एंड दिस इज माय इंक्लूसिव डेफिनेशन, नॉट एग्जॉस्टिव। ये मींस नहीं लिखा है, अगर मींस लिखा होता तो मैं पता है क्या इंटरप्रिटेशन निकालता कि डिविडेंड मतलब सिर्फ इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि कल को आपको डाउट आ सकता है ना सर कि यहाँ पे फाइनल डिविडेंड तो नहीं लिखा। अरे बाबा, डेफिनेशन इंक्लूसिव है, तो फाइनल डिविडेंड तो है ही है, इंटरिम डिविडेंड को भी मान लो। सर फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो एजीएम पे डिक्लेयर किया जाता है एज फाइनल डिविडेंड। कुछ बातें डिफरेंस देख लो। अगर आपका डिविडेंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट से पहले हो रहा है, इसका मतलब एजीएम से पहले हो रहा है, तो आपका इंटरिम डिविडेंड है, और जो आपका क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद एजीएम में हो रहा है, दैट इज माय फाइनल डिविडेंड। एक और डिफरेंस देख लो, interim dividend is announced by the board, whereas with respect to final dividend, recommendation by the board and declaration by the members. Time of declaration, interim dividend before preparation of financial statement, and this is obviously after the preparation of financial statement. Revocation, can this be revoked? Can the interim dividend be revoked? Yes, it can be revoked with the consent of all shareholders। और इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला है? फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। इसके ऊपर लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीजें अवेलेबल है जो मैं आपको 1 मिनट में बताने वाला हूं। इसके अंदर आप स्टार मार्क करना, जरा फाइनल डिविडेंड के रिस्पेक्ट में जरा स्टार मार्क करो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको 1-2 चीजें बताने वाला हूं जिसके अंदर ये रिवोकेशन पॉसिबल होता है। ओके, आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन चाहिए क्या? यस, इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको आर्टिकल्स में प्रोविजन चाहिए, लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी बात समझो जरा, 2-3 बातें, ये बेसिक्स का ही पार्ट है, ठीक है? ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड ऑन कंडीशनल बेसिस। मैं फाइनल डिविडेंड या फिर कोई भी डिविडेंड, इंटरिम हो या कोई भी डिविडेंड हो, मैं ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकता कि अगर यहां से मुझे लोन मिला तो मैं आपको डिविडेंड दे दूंगा। ऐसे कंडीशन लगा के नहीं होता है। अगर आपने एक बार फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपकी वो डेट बन जाती है, आपको देना ही पड़ेगा। ओके, ये वाला पढ़ो, यही वाली बात है। फाइनल डिविडेंड वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ डेट। क्या इसका रेवोकेशन हो सकता है? यस, हो सकता है, ओनली अपॉन कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, प्लस ये किन केसेस में होता है? जैसे अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे आपके ऑफिस में बहुत मैसिव फायर हो चुका है, या आपका कोई एक्सट्रीम टैक्स का कुछ केस निकल गया है, या आपकी कोई वॉर वगैरह हो गई है, सिविल वॉर हो गई है कंट्री में, और आपकी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट्स आ चुके हैं, इन दैट केस डिविडेंड कैन बी रिवोक्ड। इन दैट केस इट कैन बी रिवोक्ड। इसके ऊपर केस लॉज है, ये एज सच आपको एक्ट में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको सारी बात पता होनी चाहिए। इंटरिम डिविडेंड कैन बी कैंसल टिल पेमेंट, क्योंकि फाइनल डिविडेंड जैसे डिक्लेयर होता है, इसके अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डिसीजन लेता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन पास करता है, तो जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक ये रिवोक किया जा सकता है। बाकी सारे प्रोविजंस इंटरिम एंड फाइनल के एब्सोल्युटली सेम है, इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड के। ठीक, नीचे वाली बात अभी हमारी रहती है, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर्स। आपको पता है 2 नेचर ऑफ शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के अंदर 2 होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब समझ लो फटाफट, अगर टर्म्स ऑफ इशू और एवरीथिंग इज साइलेंट तो इट इज अज्यूम दैट द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मींस लेट्स से माय एवरी ईयर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज 10,000,
and this year I didn't have profits, it was a loss situation or maybe it was inadequate profit, और इस साल में 10,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर ये 10,000 वाला जो अमाउंट है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, टोटल होके अगले साल जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर माय लायबिलिटी विल बी 20,000. हाउ कम? 10,000 ऑफ द ओरिजिनल ईयर, 10,000 ऑफ द न्यू ईयर, तो 20,000 की मेरी लायबिलिटी रहेगी प्रेफरेंस डिविडेंड की. सर अगले साल भी प्रॉफिट नहीं आया तो तीसरे साल 30,000 पे करना पड़ेगा. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. एंड इफ दीज आर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रॉफिट आया, अगर इस साल हमारे पास प्रॉफिट आया तो हम आपको 10,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे, नहीं आया तो इसको भूल जाओ. नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट है तो चेक करो, आपको 10,000 ही मिलेगा. पुराना 10,000 उठ के क्यूमुलेटिव होके आगे नहीं आएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. आपके नोट्स में कोई नोट उसका दे रखा है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी सारी मेन बात मैंने यहां पे आपको बता दी है. अब आते हैं सर मेन सेक्शन 123 आता है, 124 आता है, 126, 127, ये 4 सेक्शन आपको ढंग से करने हैं. लेट्स स्टार्ट. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. सर सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या रहता है? आपको अगर डिविडेंड पे करना है तो आप किस में से पे कर सकते हो? ये फाइनल डिविडेंड की बात चल रही है. सर आपके पास 2 सोर्स है, या तो आप प्रॉफिट्स में से पे करो, या तो गवर्नमेंट आपको पैसा दिया होगा कुछ गारंटीज के अगेंस्ट, आप उसमें से पे करो. क्लॉज नंबर ए एंड बी. So no dividend shall be declared or paid by a company for any financial year except out of the profits of the company for that year arrived at after providing for depreciation as per subsection 2. वो subsection 2 कुछ और नहीं कहता है, वो सिर्फ ये कहता है कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगा देना. तो वो कह रहा है जिस साल आपका खत्म हुआ, जिस साल के लिए आप डिविडेंड पे करना चाहते हो, उस साल का प्रॉफिट यूज कर लो. बस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे तो आपके असेट्स ऊपर आएंगे एंड दैट मे अमाउंट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करना है, इसके पीछे एक रीजनिंग है जो इन लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस आप लर्न करो कि प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है. ठीक. और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर दैट सबसेक्शन, मतलब शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से, एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड. आपके पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो आप वो यूज कर लो, बट अगेन कंडीशन क्या है? डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना. कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट, तो वो जरूर माइनस करना. और बोथ, तो मतलब इस साल का प्रॉफिट या पुराने साल के प्रॉफिट, कंडीशन एक ही है, गलती से भी लिखना मत भूलना, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, विच इज कैलकुलेटेड एज पर 123 सबसेक्शन 2, विच इन टर्न सेज कि शेड्यूल 2 के हिसाब से पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है. डेप्रिसिएशन वाली बात पेपर में नहीं लिखोगे, नंबर कटेंगे, सीधा सीधा बता रहा हूं. ठीक. सर क्लॉज नंबर बी, आउट ऑफ एनी मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल या स्टेट, मतलब हमारा जो मोदी सरकार है जो सेंट्रल है, या कोई दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऐसी कोई स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने पैसा क्यों दिया? फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परसुएंस ऑफ एनी गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट. कुछ हुआ होगा, कोई भी डील हुई होगी, कोई ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा कि सरकार ने हमें गारंटी दी थी, उसके बदले में पैसा दे दिया, तो क्या दिक्कत है? लॉ क्यों हमें मना करेगा भाई? ठीक है. अच्छा, ऊपर वाले में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब मैं अपने मुंह से वर्ड्स यूज कर रहा हूं प्रॉफिट, तो इसके अंदर नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन गेन्स, अनरियलाइज्ड गेन्स, ये सब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. सर क्या होता है ये अनरियलाइज्ड गेन वगैरह? अरे सपोज मेरे पास आज एक शेयर है, लेट से टाटा पावर का 100 रुपीज का, अब वो 100 का 120 हो गया, लेकिन मैंने अभी तक बेचा नहीं है, तो वो जो 20 रुपीज का प्रॉफिट है पर शेयर, दैट इज माय अनरियलाइज्ड और नोशनल प्रॉफिट, दैट इज नॉट एक्चुअली दैट यू हैव रियलाइज्ड. तो वो सब आपको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है. आपने धंधा किया, एक्चुअल में पैसा कमाया, रियलाइज किया, तो आप प्रॉफिट में मानो, उसमें से डिविडेंड आप पे करो. क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ते हैं. सबसेक्शन 1 के 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजोज है. फर्स्ट, कैन कंपनी ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व्स. सर समझ में नहीं आया? इमेजिन करो, बहुत सिंपल है, सारी लॉजिक से बात चलेंगे. मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है लेट से 10 लाख रुपीज. 10 लाख रुपीज में से कंपनी कह रही है कि सर आगे पीछे कोई गड़बड़ ना हो जाए, देयर आर वेरियस इमरजेंसीज, कभी पैसा लग जाए, तो एक काम करते हैं 2 लाख रुपए ना रिजर्व में डाल के रख लेते, फ्री रिजर्व बना देते, या जनरल रिजर्व बना के रख लेते. क्या सेक्शन को इससे कोई दिक्कत होगी? नहीं. क्या कंपनी लॉ आके आपको मना करेगा? नहीं. कंपनी लॉ कहेगा भैया तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा मुनाफा है, आप इस 10 लाख में से जितना भी अमाउंट है पूरा का पूरा भी लेके जाना चाहते हो ले जाओ, हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है. आप जितना भी अमाउंट लेके जाना चाहते हो टू द एज अ ट्रांसफर टू रिजर्व आप ले जाओ, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है. बस ये कब करना? बिफोर यू डिक्लेयर एनी डिविडेंड, क्योंकि रिजर्व में डालने के बाद ही तो पता चलेगा ना कितना बचा हुआ पैसा है जिसमें से डिविडेंड जाएगा.
चलो सर, करंट ईयर आई वांट टू पे डिविडेंड, ओके, बट आई डोंट हैव प्रॉफिट्स और आई डोंट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट। मतलब सर मेरे को जितना प्रॉफिट मांगता है उतना नहीं है, या फिर लॉस सिचुएशन है। क्लियर दोनों वर्ड्स, नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो फिर भी मैं डिविडेंड दे सकता हूं क्या? बुक्स में तो प्रॉफिट नहीं है, कुछ कर सकते हैं क्या? यस, आप अपने रिजर्व्स यूज कर सकते हो। जो पुराने सालों का प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है उसको यूज कर लो। लेकिन सर कौन से रिजर्व यूज करने हैं? ये रिजर्व चाहिए फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 43। मतलब सर क्या पढ़ाया था आपने? हाँ, द रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एग्जांपल जनरल रिजर्व, एग्जांपल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एग्जांपल कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ना बाबा ना, सीआरआर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस अदर देन डिविडेंड। आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते उसमें से। क्लियर? तो आप फ्री रिजर्व यूज कर लेना, लेकिन उस केस में रूल नंबर 3 का कंप्लायंस करना मत भूलना, जो मैं नीचे आके आपको बताऊंगा। उसमें 4 कंडीशंस का कंप्लायंस करना है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो। विच रिजर्व्स कैन बी यूज, मैंने आपको बता दिया, फ्री रिजर्व्स। एंड कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये बार इन्होंने रिपीट करी है, छोटा सा नया पॉइंट है बस। नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस carried over losses and depreciation which were not provided in the previous years are set off against the current year profits। आपका करंट ईयर में प्रॉफिट आया और पुराने साल में लॉस चल रहा था। अब करंट ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करने से पहले पुराने 2 अमाउंट चेक कर लेना, कोई पेंडिंग तो नहीं है ना। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड कैरिड ओवर या अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस, तो वो लॉस और डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से आप डिविडेंड पे कर देना। क्लियर है? अच्छा सर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कैन वी यूज कैपिटल प्रॉफिट्स फॉर डिविडेंड? एब्सोल्युटली नॉट। कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ द कंपनी, इट इज अ वन टाइम गेन। यू कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट इज योर बिजनेस, नॉट कैपिटल प्रॉफिट। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देके ऊपर बता दिया था कि आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए बार बार क्यों बोल रहा है। एज सच डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं है फॉर दिस रिवीजन, फॉर दिस लेक्चर, कोई जरूरत नहीं है। रूल 3, सर रूल 3 अभी बताया ना आपने कि फ्री रिजर्व्स में से पैसा यूज करने के लिए क्या कंडीशन है, वो मैं आपको 4 कंडीशन बता रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, सर आपने तो 3 लिखा है, अरे वो जो चौथी वाली है ना वो सेकंड के साथ है, तो मोटा मोटी 4 है। ठीक है सर, चलो। रूल नंबर 3, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। कौन से रिजर्व है ये? फ्री रिजर्व्स। कंडीशन नंबर 1, the rate of dividend declared shall not exceed the average of dividend which was declared in the immediately preceding 3 financial year। मैं आपको बता रहा हूं लॉ में एक एक चीज का, एक एक वर्ड का महत्व होता है। अगर आप ये वर्ड सपोज 2 मिनट के लिए इग्नोर करते हो तो आपके कोई भी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं। जैसे अगर मेरा 2021 है तो मुझे 2021 के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 देखने हैं, 19, 20, 18, 19, 17, 18। कोई पुराने 3 नहीं देख सकते, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक सर, सपोज पुराने 3 फाइनेंशियल ईयर में मैंने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो इस कंडीशन का क्या चेक करूं? लॉ ने का मत चेक करो, ये कंडीशन भूल जाओ, बची हुई कंडीशन चेक कर लेना। ओके, वही बात मैंने यहां पे बताई है। नेक्स्ट कंडीशन पे आओ। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब रिजर्व्स की बात हो रही है, शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं पेड अप शेयर कैपिटल बोल रहा हूं, तो इन दोनों का टोटल करना और टोटल का 10%, मतलब 1/10। आप इतना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। ये फिगर कौन सी लेनी है? जो आपके लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे। और ये जो आप अमाउंट विड्रॉल निकालोगे, इसको सबसे पहले आपको सेट ऑफ करना है लॉसेस के साथ। लॉसेस के साथ जो भी आपको फिगर दे रखी होगी क्वेश्चन में, जैसे 5 लाख का लॉस है और 10 लाख का अमाउंट निकल रहा है, तो 10 - 5 बैलेंस 5 कैन बी यूज्ड एज डिविडेंड। तो ये काइंड ऑफ मेरी कंडीशन 3 हो जाती है। पढ़ो, द अमाउंट सो ड्रॉन shall first be utilized to set off losses incurred in the financial year in which the dividend is declared before any dividend in respect of equity shares is declared। अब सर एक डाउट आएगा, सर सपोज करंट ईयर में लॉस ही नहीं हुआ तो? अरे बाबा, करंट ईयर में लॉस ही नहीं हुआ तो मैं रूल 3 क्यों यूज कर रहा हूं? रिजर्व्स के पास जा रहा हूं क्योंकि करंट ईयर में लॉस है, तो वो जो लॉस है वो डिविडेंड के अमाउंट के साथ सेट ऑफ करना है। ये मेरी कंडीशन काइंड ऑफ 3 है। और फिर मेरी 4th कंडीशन कह लो आप, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर यू विड्रॉ द अमाउंट दैट शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये थी काइंड ऑफ हमारी 4th कंडीशन कि आपका जो फ्री रिजर्व्स का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा ना गिर जाए। सर बहुत ज्यादा मतलब पेड अप शेयर कैपिटल का 15%।
और पेड अप शेयर कैपिटल कौन सा लेना है, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई रूल 3 की, दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी जिसका एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉम्बिनेशन, वॉट एवर इट इज। क्लियर, प्रोवाइडेड 90 to 137 आर कंप्लाइड। चलो सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख ले क्या, हाँ सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि हमें डाउट आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। एबी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन कोयम्बटूर, ठीक है। द कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 10 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये देखो मेरा करंट ईयर में लॉस है, दिस इज माई लॉस सिचुएशन, जिसके वजह से मुझे रूल 3 के पास जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टिल वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। देखो जिस साल का डिविडेंड देना चाहते हो उसी साल में लॉस है, तभी रूल 3 पे जाना पड़ रहा है। द बैलेंसेस एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, डीआरआर दिया हुआ है। द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पुराने किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ है, पुराने तीनों साल का जो मुझे एवरेज लेना होता है वो वाली कंडीशन यहां पे नहीं लगानी। सो कंडीशन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। आगे देखते हैं। डिसाइड वेदर एबी लिमिटेड इज अलाउड टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 बाय एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस। मुझे जल्दी से सब बच्चे बताएंगे कंडीशन 2 क्या है। कंडीशन 2 क्या है सर, वो 1/10 वाली चेक करो। पेड अप शेयर कैपिटल इस केस में 100 लाख है, उसके अंदर जनरल रिजर्व को ऐड करो, वो कितना बना 250 लाख, और 250 का 1/10 करो 25 लाख। सर ये आ गया मेरा फाइनल अमाउंट 25 लाख, इतना मैं डिविडेंड यूज कर सकता हूं। और यहीं पे आपकी गलती होने वाली है। सर क्यों, 25 में से मैंने बोला था ना आपको, वो जो कंडीशन 3 बन के आई थी कि आप ये लॉस सेट ऑफ करना मत भूलना। तो 25 - 20 माई लॉस, सो आई कैन पे 5 लाख। तो कंडीशन 2 और 3 के हिसाब से मेरा अमाउंट आएगा 5 लाख का डिविडेंड। और काइंड ऑफ मेरा जो कंडीशन 4 बना था कि सर इतना अमाउंट भी मत विड्रॉ कर लेना कि शेयर कैपिटल का 15% से भी वो नीचे चला जाए। तो ये रहा मेरा 100 लाख, और अगर मैं उसमें से अमाउंट विड्रॉ करता हूं तो मेरा मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए इसके अंदर 15 लाख। तो कोई इशू नहीं है, तो कंडीशन 3 भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है। सर अगर इसके अंदर कोई रेट निकल के आता तो वो क्या करते, फिर मैं लोअर ले लेता। अगर सपोज ये जो कंडीशन हमने 1 लगाई नहीं बिकॉज ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी, लेट्स से ये वाला रेट लगा के मेरा डिविडेंड आता 4 लाख, तो मैं 4 लाख का अमाउंट यूज करता, ना कि 5 लाख। then I would have said whichever is lower I need to give that dividend so that all the conditions are complied। इसके अंदर बिकॉज कंडीशन नंबर 1 लगी नहीं, हमने सीधा 5 लाख अपना आंसर स्टेट कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने जान के ये कराया था क्लास में। आगे बढ़ते हैं। सर वी आर क्लियर अबाउट द सोर्सेस एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। अब देखो जैसे ही आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन आपको इसको शेड्यूल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाना है। क्या बोला मैंने, जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सर फाइनल और इंटरिम बोथ, फाइनल और इंटरिम बोथ 123 में सबके लिए लगा रहा हूं। तो कोई भी डिविडेंड तो आपने डिक्लेयर किया, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन आप उसको शेड्यूल्ड बैंक, मतलब सारी शेड्यूल बैंक के आज केस में, तो वहां के सेपरेट अकाउंट में आप डिपॉजिट करा देना। ध्यान रखना ये वाला जो सबसेक्शन है 5 डेज में डिपॉजिट करने वाला, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच ऑल द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय ईदर द गवर्नमेंट और 1 और मोर गवर्नमेंट कंपनी। तो ये वाली बात इसके अंदर एक्स्ट्रा है जो ऊपर वाले में नहीं थी। मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सारा का सारा शेयर कैपिटल सरकार या सरकारी कंपनीज दोनों ने मिला के लिया हुआ है। कॉम्बिनेशन हो, अकेले नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर स्कोप थोड़ा सा और वर्ड यूज किया है, तो इसके अंदर स्कोप थोड़ा सा वाइड हो गया है। स्कोप इसके अंदर थोड़ा सा वाइड हो गया है, ये ऊपर वाले में नहीं था, ध्यान रखना। ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग नहीं देखनी। चलो सर अब डिविडेंड कब पे करे, क्या करना है जरा बता दो भैया, किसको पे करे, कैसे पे करने। 30 डेज में पे करना होता है, 127 में आने वाला है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, विद इन 5 डेज सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। उसी डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट से विद इन 30 डेज पेमेंट हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। रुको पहले पढ़ते हैं कि किसको डिविडेंड देना है, कैसे। डिविडेंड शैल बी पेड बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या उसका ऑर्डर, मतलब उसने बोल दिया किसी और को पे करना है, या उसका बैंकर, जैसे उसका बैंक एज एन एजेंट काम कर रहा है तो उसमें जमा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू यू नीड टू पे, ओनली इन कैश नॉट इन काइंड। इसी से आपके दिमाग में डाउट आएगा, क्योंकि आप अभी इंटर के बच्चे हो, आपके दिमाग में डाउट आएगा सर कैश मतलब हार्ड कैश, बैंक से नहीं पे कर सकता।
अरे बैंक से भी पे कर सकते हो, यहाँ पे कैश मतलब हार्ड कैश की बात नहीं कर रहे। क्लियर? बेसिकली दे आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी काइंड पेमेंट, इन काइंड पेमेंट। तो चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड सब अलाउड है। ओके, दिस सबसेक्शन डज नॉट प्रोहिबिट, मतलब कुछ बातें बता रहे हैं हम, 2 बातें बताएंगे, वो अभी भी अलाउड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। वो कह रहे हैं आप जो बोनस इशू करते हो ना, वो अलग चीज है। ये तुम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, आप बोनस अभी भी इशू कर सकते हो, बट यू कैन नॉट इशू बोनस इन द ल्यू ऑफ डिविडेंड। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बताओ। आ जाओ जी, आपने बोला तो हमारा वो कमांड है, अभी बता देते हैं। इन्होंने क्या बोला, आप डिविडेंड पे कर सकते हो, आप डिविडेंड पे कर सकते हो एंड आप बोनस भी इशू कर सकते हो। सर बोनस क्या होता है? बोनस होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को कैपिटलाइज करते हो। मतलब सर रिजर्व्स टू कैपिटल, अपने अकाउंटिंग बेसिक्स तो स्ट्रांग रखो यार। रिजर्व्स डेबिट टू कैपिटल। अब ये पता है क्या कह रहा है कि आप बोनस देना है तो दो, लेकिन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड मत देना। मतलब आपको डिविडेंड पे करने की जो लायबिलिटी आपने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो उसको डेबिट करके आप बोनस मत देना। सो इशू बोनस बट नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड अलग है, वो आपको कैश में भी पे करना पड़ेगा, और बोनस अलग है। आप बोनस को डिविडेंड में मत डाल देना। कल को आप ये सोचो कि यार कैश बच जाएगा, बैंक में पैसा रख लेते हैं, एक काम करते हैं डिविडेंड की जगह बोनस इशू कर दो ना। आपको पता होना चाहिए बोनस में एक्चुअली शेयर होल्डर का कोई भी फायदा नहीं है। सर क्यों? क्योंकि अरे रिजर्व्स भी तो शेयर होल्डर के हैं, और ये जो कैपिटल है ये भी शेयर होल्डर का है। तो आप बोनस दो या ना दो, शेयर होल्डर की नेटवर्थ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है। क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग वन मोर पॉइंट, वन मोर टाइम। इफ यू वांट टू इशू बोनस शेयर्स, वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड मत इशू करना, क्योंकि डिविडेंड नीड्स टू बी पेड इन कैश। आपका पैसा जाना जरूरी है बैंक अकाउंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेइंग एनी अमाउंट फॉर द टाइम बिंग, पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर द टाइम बिंग अनपेड ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर 10 में से 8 की पेड अप वैल्यू है तो 1 या 2 का जो पेड अप वैल्यू अभी बचा है वो आप मेंबर्स के बिहाफ पे पे करवा सकते हो, उसकी पेड अप वैल्यू बढ़वा सकते हो और उनसे बाद में पैसा मत लो, तो वो आप अभी भी कर सकते हो। लेकिन डिविडेंड अलग है, डिविडेंड अलग है, आप वो कैश में ही पे करोगे। आगे बढ़ते हैं सर। एक सबसेक्शन 5 जो ऊपर पड़ा, दैट इज मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू निधि। Any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days। तो अगर आपने 30 डेज में आके क्लेम नहीं किया हमसे, हम आपके पास आपका जो भी अकाउंट है हमारे पास उसके अंदर डिपॉजिट करवा देंगे, उसके अंदर डिपॉजिट करवा देंगे। हम आगे उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये चल जाएगा, क्योंकि निधि छोटी कंपनी होती है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Now there are 2 cases of prohibition of dividend. So in these 2 cases एक कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती। पहला, अगर सेक्शन 73 एंड 74 का डिफॉल्ट हो रखा है, जो हम डिपॉजिट्स में पढ़ते हैं। 74 हमने नहीं पढ़ा बिकॉज 74 ट्रांजिशनल प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट जब स्टार्ट हुआ था उसके लिए, बट 73 अच्छे से पढ़ा है। सो अ कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद 73 एंड 74, जब तक आपका ये डिफॉल्ट रहेगा तब तक आप यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं पे कर सकते। सर ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं सारी, फाइनल डिविडेंड, रेकमेंड डिविडेंड, ये सारी इक्विटी की तो पढ़ रहे हैं ना। ठीक, तो आप इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते, और जैसे आपका डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा आप पे कर देना, कोई इशू नहीं है। प्रेफरेंस के ऊपर पे हो जाएगा अभी भी। नाउ ये तो आपको ऑलरेडी पता है, सेक्शन 8 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सबसेक्शन 1 में क्लॉज नंबर सी में, कि सेक्शन 8 कंपनीज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड। सारा का सारा प्रॉफिट यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 124। अब जरा टाइमलाइन देख लो, फिगर से सारा क्लियर हो जाएगा। मेरा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ओके, मेरा सपोज मैंने क्या बोला आपको, 30 डेज तक आपके पास टाइम है पे करवाने का, 30 डेज तक पे हो जाना चाहिए। एक और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं विद इन 5 डेज आपको वही अमाउंट शेड्यूल बैंक में भी ट्रांसफर करना है, सेपरेट अकाउंट में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बट बाकी की चीजें पढ़ते हैं अब इसके अंदर। 30 डेज तक यू हैव टू पे। अगर उन 30 डेज में पेमेंट नहीं हुई या किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, कुल मिला के बात यह हुई कि पेमेंट नहीं हुई है, इन दैट केस विद इन नेक्स्ट 7 डेज, यहां से आगे 7 डेज आपको उसको ऊड़ा में ट्रांसफर करना है। ऊड़ा मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और जिस दिन ट्रांसफर कर दोगे उसके विद इन 90 डेज आपको एक स्टेटमेंट बना के देनी है। अब क्या बनाना है, उसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप बेसिक टाइम पीरियड समझ लो। आज मेरा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, विद इन 5 डेज उसको मुझे सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। उसी डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट के विद इन 30 डेज मुझे ये डिविडेंड की पेमेंट करवा देनी है। और जब ये 30 डेज का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, सपोज मेरा कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ या क्लेम नहीं हुआ,
विद इन 7 डेज आपको उड़ा में ट्रांसफर करना है, और जब भी आप ट्रांसफर कर दोगे ट्रांसफर के 90 डेज में आपको एक स्टेटमेंट बना के देनी है, जो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। पढ़ लेते, आ जाओ। द कंपनी शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज पीरियड, इन 30 डेज में किसी को पेमेंट नहीं गई या किसी ने क्लेम नहीं किया, वॉट एवर इट इज, आप विद इन 7 डेज उसको ट्रांसफर कर दो। कौन सा? द डिविडेंड विच इज अनपेड और अनक्लेम्ड। कहां ट्रांसफर करना है? उड़ा। तो स्पेशल अकाउंट विच इज टू बी ओपन बाय द कंपनी इन दैट बिहाफ, विच बिहाफ? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द डिविडेंड, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड। किधर ट्रांसफर करे? शेड्यूल्ड बैंक के उस अकाउंट में जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और जब आप ये ट्रांसफर कर दोगे आपको एक स्टेटमेंट बना के देनी है। कब तक बनानी है? विद इन 90 डेज फ्रॉम मेकिंग ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट टू यूडीए। बहुत बच्चे पे गलती करते हैं एमसीक्यूज में, दे थिंक दैट दिस 90 डेज पीरियड इज फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। नो, दिस इज फ्रॉम द एंड ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर से विद इन 90 डेज। सर 7 दिन का, प्लीज समझिए, 7 दिन का समय दिया है। 7 डेज पीरियड इज गिवन फॉर यू टू ट्रांसफर टू यूडीए। लेट्स से मैं सेकंड डे को ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये 90 डेज का पीरियड सेकंड डे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, 7 दिन के एंड में नहीं होगा। यहां पे ये नहीं लिखा है, यहां पे ये नहीं लिखा है कि दिस 90 डेज इज फ्रॉम द एंड ऑफ 7 डेज। नो, दिस इज 90 डेज फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू यूडीए। तो 7 डेज में से अगर पहले दिन ही ट्रांसफर कर दिया, वहीं से 90 डेज का समय शुरू हो जाएगा। और उस स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ द दो शेयर होल्डर जो आपको लगता है जिनके वो शेयर हैं, उनके लास्ट नोन एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो भी उनका कितना पैसा ड्यू है वो सारा बना के दे देना। प्लस आपको ये आपके वेबसाइट पे भी लगाना पड़ेगा, if you have a website, and also on any other website approved by central government for this purpose. Now, if there is any default in transfer of amount or part thereof to UDA, मतलब let's say the amount which was to be transferred because it was not paid or it was not claimed within 30 days, let's say it is 10 lakh. तो अगर आपने 10 लाख का अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया या मे बी उसमें से कोई पार्ट 50,000 नहीं ट्रांसफर किया, तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे। क्या? एक तो आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा आपके ऊपर, कितना? 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। ये डेट ऑफ डिफॉल्ट कब होगा? एट द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम 30 डेज। 7 days from the 30 days. Okay, and who will receive the interest? It shall ensure to the benefit of the members in proportion to the amount remaining unpaid to them. तो जिसको वो डिविडेंड मिलना था उसी को प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, मैंने ये इन्फोसिस का निकाला था अनक्लेम डिविडेंड। अब ये आगे आने वाला है आईपीएफ का। तो बेसिकली हर एक कंपनी ऐसे अपने वेबसाइट पे लगा के रखती है कि हमने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये अनक्लेम्ड है, और जिसको भी लगता है वो यहाँ पे अपना आईडी नंबर डाल के शेयर चेक कर सकता है कि सर क्या क्या इसके अंदर है, मेरा कोई अमाउंट है क्या, मे बी मैं उस टाइम नहीं ले पाया था, तो अपना वो अमाउंट डाल के चेक कर लेगा। एंड वो जो लिस्ट होती है वो देखो अपडेट करनी पड़ती है इनको। दिस इज 31 जुलाई 23 का पूरा अपडेशन है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते सर। अब एक किसी को क्वेरी आ रहा है कि सर मेरे को ना बाद में समझ आया कि अमाउंट मेरा था, पर वो ना उड़ा में ट्रांसफर हो चुका है, 30 डेज निकल गए थे तो यूडीए में ट्रांसफर हो चुका है, क्या करूं? कंपनी को अप्लाई करो, कंपनी को अप्लाई करो पेमेंट के लिए, आपको पेमेंट मिल जाएगी उड़ा में से, कोई इशू नहीं है। नाउ इफ द मनी वो ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड इट वाज नॉट क्लेम्ड और पेड फॉर 7 years फ्रॉम द ट्रांसफर, यूडीए में 7 years तक पड़ा हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया, तो क्या करे? क्या ये कंपनी को मिल जाएगा या इसका चैरिटी कर देंगे? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास चला जाएगा, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 125। तो देख लो, अगर ऐसा हुआ तो आप उसको ट्रांसफर करो। क्या ट्रांसफर करना है? डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, बैंक में इंटरेस्ट आया होगा। किसको ट्रांसफर करना है? फंड अंडर 125, दैट इज आईपीएफए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। कंपनी की ड्यूटी है कि वो एक स्टेटमेंट बना के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, फॉर्म्स इसके आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मटेरियल में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, वो स्टेटमेंट आप आईपीएफए को दे दोगे कि भैया ये लास्ट नोन एड्रेस है, ये हमारे हिसाब से लास्ट बंदे थे बट दे हैवंट क्लेम्ड और वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम, व्हाटएवर इट इज। एज सून एज दिस स्टेटमेंट इज गिवन, वो अथॉरिटी आपको एक रिसीट दे देगी। इससे क्या होगा? एविडेंस ऑफ ट्रांसफर, कि कंपनी ने अपनी ड्यूटी 124 की कंप्लीट कर दी, अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा दिया और रिसीट ले ली कि भैया कल को कोई प्रॉब्लम आए तो अथॉरिटी से बात करना, कंपनी की गलती नहीं है। क्लियर? अब सर डिविडेंड का तो समझ आ गया, डिविडेंड का तो समझ आ गया, उन शेयर्स का क्या करें? आप समझ नहीं रहे हो। देखो, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है ना, तो डिविडेंड जो 7 साल और ये सब हो गया वो तो ट्रांसफर कर दिया अथॉरिटी में, उन शेयर्स का क्या करें जिसके ऊपर डिविडेंड था? वो शेयर्स का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो होल्डर तो गायब है, तो इन शेयर्स को भी ट्रांसफर कर दो। किसको? अथॉरिटी को। तो दे शैल बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ दिस अथॉरिटी कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स।
राइट। नाउ हाउ टू क्लेम द ट्रांसफर्ड शेयर्स। 7 साल बाद किसी को याद आया, अरे वो शेयर तो मेरे हैं, घर में लड़ाई चल रही थी विल के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, तो किसी ने क्लेम नहीं किया, अब करना है। सो एनी क्लेमेंट ऑफ द शेयर्स ट्रांसफर्ड अबव, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम दिस शेयर्स फ्रॉम दैट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑन सबमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एज पर द प्रोसीजर। तो उसको एक IPF का फॉर्म भर के देना है, प्रूव करना है कि वो शेयर उसी के हैं और फिर वो ले सकता है। ठीक, ओके। प्लीज एक क्लैरिफिकेशन है, ट्रांसफर तभी होएगा इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड और क्लेम्ड इन 7 कंसेक्यूटिव ईयर। सपोज 6 साल तक नहीं, सपोज 6 साल तक कोई क्लेम नहीं हुआ, छोटा मोटा पार्ट नेक्स्ट ईयर क्लेम हो गया, दैट 7 years इज ब्रोकन नाउ, देन अगेन यू हैव टू सी 7 year कंसेक्यूटिव देखना है, टोटल नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं इस फंड के बारे में। इस फंड के ऊपर ज्यादा मेरे को चर्चा नहीं करनी, आपको इसकी रीडिंग लेनी है क्योंकि इसके अंदर बहुत भारी बातें नहीं है। मैं हिंट दे दूंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ ये एस्टेब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर क्रेडिट क्या क्या आते हैं? ग्रांट्स आते हैं, कोई ये ऐसे वैसे जो अमाउंट्स होता है, 7 साल तक ड्यू हो चुका है, 7 साल से डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, उसके शेयर्स क्लेम नहीं किए तो ये सारा का सारा फंड के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो वही उन्होंने लिस्ट दे रखी है। डोनेशंस जाते हैं, उड़ा का ट्रांसफर होता है, पुराने एक्ट का कोई बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है। ऑल दीज पॉइंट्स, कोई डिसजॉर्जमेंट अमाउंट है डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये ट्रांसफर करना है, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। अब ये 3 बातें, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड। किसी ने एप्लीकेशन मनी दिया, मुझे रिफंड करना था लेकिन वो बंदा मिल नहीं रहा है, उसका बैंक अकाउंट का कोई इशू चल रहा है, वॉट एवर इट इज, 7 years तक अनक्लेम्ड है, अनपेड है, वो ट्रांसफर कर दो। मैच्योर्ड डिपॉजिट्स विद कंपनीज अदर देन द बैंकिंग कंपनीज, बैंक्स को छोड़ के अगर और कोई डिपॉजिट है, आप बैंक नहीं हो लेकिन आपके पास ऐसे डिपॉजिट है जो मैच्योर हो चुके हैं और 7 साल से अनपेड है, ट्रांसफर कर दो। मैच्योर्ड डिबेंचर्स विद कंपनीज, आपके डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं बट कोई आया नहीं लेने, हो सकता है कोई डिस्प्यूट चल रहा है, गायब है, पता नहीं कौन ओनर है, तो 7 years तक अनपेड है, आप इसको ट्रांसफर कर दो। इसी के ऊपर का इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर दो। फ्रैक्शनल शेयर्स कोई बनते हैं बोनस शेयर्स वगैरह में से, वो अनपेड है, उसका कोई सेल प्रोसीड है, 7 years तक अनपेड है, ट्रांसफर कर दो। तो बेसिकली यही सारी बातें। प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन अमाउंट 7 साल का, तो आपको बेसिकली लर्न करना है 7 साल इज द पीरियड जहां तक अगर पेमेंट नहीं हुई, क्लेम नहीं हुआ, तो इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और अमाउंट है, आप इसको रीड कर सकते हो। एक क्लॉज इसके अंदर ऐड हुआ है रिसेंटली, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 90 सबसेक्शन 9, और ये सेक्शन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। बताओ किधर? हाँ सर बताओ। SBO का कंसेप्ट क्या था ना? हाँ सर, उसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि अगर एक साल तक कोई ऑर्डर नहीं आता जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो उस केस में ट्रिब्यूनल इन शेयर्स को IPFA में ट्रांसफर कर देता है, उस फंड में ट्रांसफर कर देता है। तो ये भी इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि ताकि सिमिलैरिटी रहे दोनों जगह, तो वो भी इसके अंदर शेयर्स इसके अंदर आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके आप जस्ट एक बार रीडिंग ले सकते हो, जो भी अमाउंट्स वगैरह कलेक्ट होते हैं। ठीक, इसका यूटिलाइजेशन क्या करोगे, मतलब डेबिट का होगा, रिफंड वगैरह देना है तो दे देंगे, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसजॉर्ज अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स की, कोई जिसका लॉस हुआ उसको पैसा बनता है, जिसने गलत किया उससे लेके हम इसको दे रहे हैं, तो वो फंड में से हम दे सकते हैं क्योंकि उससे जो अमाउंट लिया था वो फंड में डाल दिया था, अब जिसको देना है वो फंड में से डेबिट कर देंगे। तो ऐसे ही आप सारे जस्ट एक बार रीडिंग ले सकते हो। कोई क्लास एक्शन सूट है उसका लीगल एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट है या एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस, तो इन्वेस्टर्स के लिए आपको काम करना है, उनको पैसा वापस करना है, उसके लिए आप डेबिट कर देना। चलो, if any person wants to claim any amount from the fund, he has to apply to the authority constituted under subsection 5। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कर देंगे अप्लाई। अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मतलब फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसकी अथॉरिटी का नाम है, आगे अथॉरिटी वर्ड यूज कर लेना, तो वो सबसेक्शन 5 में अथॉरिटी बनाती है। कौन बनाती है? गवर्नमेंट ही बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। कैसे? बाय नोटिफिकेशन। अब इसके अंदर एक होता है चेयरपर्सन, उसको छोड़ के अप टू 7 मेंबर्स होते हैं, इसको छोड़ के अप टू 7 मेंबर्स होते हैं, प्लस एक CEO एज द CG में अपॉइंट। तो टोटल आई कैन से मैक्सिमम पॉसिबल पर्संस आर 9, मैक्सिमम पॉसिबल पर्संस आर 9। और करंटली जो MCA के सेक्रेटरी है वो इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन है, और करंटली 6 मेंबर्स है, अप टू 7 अलाउड है लेकिन करंटली 6 है, और एक CEO भी है जो कि अथॉरिटी का कन्वीनर रहेगा। कन्वीनर मतलब मीटिंग बुलवाना वगैरह वो सारी बातें। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूं, मैंने सारी चीजें ओपन कर रखी है आपके लिए। डॉक्टर मनोज गोविल ये सेक्रेटरी है MCA के, तो वो अथॉरिटी के भी हेड बन जाएंगे, चेयरपर्सन बन जाएंगे। ठीक, एक्स ऑफिशियो मतलब पता है आपको इसका मतलब
क्या आपको पता है ये एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? सर नहीं, हमें कुछ नहीं पता। एक्स ऑफिशियो कहा गया, ये रहा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय द ऑफिस इटसेल्फ। लेट्स से मैं सेक्रेटरी हूं। अब सेक्रेटरी तो बदलते रहेंगे, आज सिद्धेश है, कल को राम आ जाएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो फिर इस केस में जो चेयरपर्सन, मेरी जो पोस्ट है वो वहां पे चेयरपर्सन की तरह है। सेक्रेटरी कल को बदलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने बोल दिया सेक्रेटरी इज द चेयरपर्सन। सेक्रेटरी में एक्चुअल में कौन है, सिद्धेश है, राम है या श्याम है, लॉ को फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो। तो ऑफिस की वजह से पोजीशन मिली है, ऑफिस में कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलो, एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, ये सारा एज पर रूल्स रहेगा। ऑफिसर्स की सैलरी, ये वो सारा कुछ एज पर रूल्स रहेगा। रिसोर्सेस, अथॉरिटी की ड्यूटी क्या है कि प्रॉपर जो है एडमिनिस्टर करना है ये फंड, अकाउंट सेपरेट रखने, इसका ऑडिट कराना है। कौन ऑडिट कराएगा अभी नीचे बताऊंगा। अथॉरिटी का राइट है टू स्पेंड द मनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली ऑडिट पे आ जाओ। द अकाउंट्स ऑफ दिस फंड शैल बी ऑडिटेड बाय सीएजी ऑफ इंडिया। कब? एट सच इंटरवल्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम। हिम मतलब सीएजी। सीएजी ने बोला 6 महीने में करवाना है तो 6 महीने में करवाना पड़ेगा। क्लियर? ये सारा होने के बाद इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द अकाउंट्स, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवा देना। सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके लोकसभा राज्यसभा में ये चीज रखवाएगी। ठीक है? सो these audited accounts along with the audit report shall be submitted to CG annually। अच्छा, एक एनुअल रिपोर्ट की भी बात आती है। ऊपर क्या बोला है? ऑडिट रिपोर्ट। ये कौन बनाएगा? ऑब्वियसली सीएजी। मैं यहां क्या बात कर रहा हूं? एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है कि साल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या हमने प्रोग्राम करवाए, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे कैसे पैसा स्पेंड किया, कैसे कैसे प्रमोशन करवाया, ऑल दोज एक्टिविटीज आर कंसोलिडेटेड इन द एनुअल रिपोर्ट, जैसे कंपनी की बनती है। ये सारी बनाने के बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे और वो एनुअल रिपोर्ट और वो ऑडिट रिपोर्ट और वो अकाउंट्स, एवरीथिंग शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है? चलो सेक्शन नंबर 126 पे आते हैं। राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस, मतलब टेम्परेरीली हम सस्पेंड कर रहे हैं पेंडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर 56 हमने कर रखा है ट्रांसफर। उसके अंदर फॉर्म SH4 याद है, ट्रांसफरी साइन करके इंस्ट्रूमेंट देते हैं। सपोज फॉर्म आ चुका है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसको रजिस्टर नहीं किया है, तो उसके बीच में कोई डिविडेंड आ गया, राइट शेयर्स आ गए, बोनस आ गया, तो क्या करे? यहां से ट्रांसफर फॉर्म तो आ चुका है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, तो इसको टेम्पररी सस्पेंड करके रखो, अभी किसी को भी मत दो जब तक रजिस्टर नहीं होता ट्रांसफर। उसके बाद ट्रांसफर को दे देंगे। लेकिन अगर ट्रांसफरर ने आके बोला कि सुनो साहब, मैं लिख के देता हूं, साइन करके देता हूं कि आप ट्रांसफर को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जेन्युइन बंदा है, हमारा डील हुआ है, वो उसको ट्रांसफर करो, अबेंस में मत रखो, तो उस केस में कंपनी अबेंस में नहीं रखेगी। पढ़ लो। वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एक एक वर्ड पे ध्यान देना, ट्रांसफर वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन नहीं। सेक्शन 56 में SH4 की बात हो रही है, दैट इज माई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा। राइट? This has been submitted to the company for registration, but this has not yet been registered. So देखो, transfer of such shares has not been registered. In that case, the company shall, notwithstanding anything written in this act, पूरे एक्ट को इग्नोर करो, कंपनी क्या करेगी? It shall transfer the dividend in relation to such shares to UDA, that is my unpaid dividend account, ताकि अभी मैं किसी को पे नहीं करूंगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा रजिस्टर में, ट्रांसफर को पे करूंगा, तब तक मैं UDA में ट्रांसफर करूंगा, अपने पास भी नहीं रखूंगा। राइट? एक्सेप्ट, तो देखो, अनलेस द कंपनी इज ऑथराइज बाय द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर्स, मतलब ये ओरिजिनल ट्रांसफरर है, तो ट्रांसफरर ही मे प्रोवाइड इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। राम ने शाम को ट्रांसफर किया है, राम कह रहा है उसको उड़ा में मत डालो, जेन्युइन बंदा है, हमारी डील हुई है, शाम को पे कर दो, राइटिंग में लिख के दे रहा हूं। क्यों इसके अंदर ऐसा हो रहा है? क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर जो है अभी भी राम है, क्योंकि अभी तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हुआ है। क्लियर? एंड कीप इन अबेयंस मतलब टेम्पररी सस्पेंशन इन रिलेशन टू सच शेयर्स। सच मतलब क्या? उन शेयर्स जिसके रिस्पेक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आया है बट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। क्या अबेयंस में रखना है? राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। बस अब मैं आपके लास्ट सेक्शन पे आ रहा हूं, सेक्शन 127, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। आपको कितने टाइम में पे करना है? सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिक्लेरेशन के 30 डेज में आपको पे करना है। तो देखो, वेयर अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड और वारंट नॉट पोस्टेड, वारंट मतलब उसकी जगह आप चेक या कोई इंस्ट्रूमेंट पोस्ट तो करो, आपको पोस्ट करना था, आपकी ड्यूटी खत्म करनी थी,
तो आप या तो तब तक पे करो या तो वारंट को पोस्ट कर दो अपने साइड से। नहीं किया विद इन 30 डेज तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लगेंगे। क्या? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, मतलब आपको पता है डिफॉल्ट हो रहा है, आप नोइंगली उसका पार्टी हो, आपके ऊपर पनिशमेंट रहेगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं फाइन ना कि पेनल्टी। फाइन और पेनल्टी बहुत अलग अलग शब्द है, इसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो में अलग सा बनाने वाला हूं, क्योंकि फाइनल के बच्चे भी गलती करते हैं अभी भी। ठीक, आप नहीं करोगे, आपने अगर मेरे से पढ़ा है। So fine shall be not less than 1000 for every day during which such default continues। और ये फाइनली डिसाइड कौन करेगा कितना लगाना है? स्पेशल कोर्ट डिसाइड करता है। ये सारी बातें आपके लिए भी रेलिवेंट नहीं है, फाइनल में पढ़ाई जाती है, बट आप समझ लो। कंपनी के ऊपर क्या पेनल प्रोविजंस लगेंगे? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सर एक 12% भी तो पढ़ा था। अरे वो तो उड़ा के रिस्पेक्ट में पढ़ा था ना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में। गलती मत करना, 12 और 18% पर एनम अलग अलग चीजें हैं, और ये 18% पर एनम है, ये कंपाउंडेड नहीं है, सिंपल है। तो आप पेपर में जब कोट करोगे ये आपका एग्जैक्ट वर्ड आने चाहिए। अब इस बच्चे को एक डाउट आया, मैंने कहा बच्चे क्या डाउट है तेरा? सर आपने ऊपर बोला था कि डिविडेंड पोस्ट करना है, उसका वारंट पोस्ट करना है, तो एक्चुअल में वो वारंट एनकैश हुआ या नहीं हुआ ये नहीं चेक करना? नहीं चेक करना, आपकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका डिविडेंड का वारंट यहां से पोस्ट हो जाना चाहिए, फिर आपकी लायबिलिटी खत्म, 127 आपको नहीं पकड़ेगा। क्लियर? अच्छा, 5 केसेस जो प्रोविजो आके बताता है इन विच नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कमिटेड इवन इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड। फर्स्ट, द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय द रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। ट्रिब्यूनल का कुछ था, किसी ने मुझे कोई ऑर्डर दे दिया, या ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया जिसकी वजह से कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरे ऊपर आप पेनल प्रोविजंस नहीं लगाओगे, कंपनी के ऊपर नहीं लगाओगे। Where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of dividend and those directions cannot be complied with and have been communicated to him। हमारा कोई मेंबर था, शेयर होल्डर, उसने बोला कि मैं यूएस जा रहा हूं, मेरे फ्रेंड मिस्टर राम को डिविडेंड पे कर देना मेरे बिहाफ पे। कंपनी ने कहा ठीक है। सपोज उस टाइम उसने बोला था कि आप इस अकाउंट में पे कर देना, एंड लेट्स से वो अकाउंट में कंपनी पे नहीं कर पाई ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, दैट डायरेक्शंस कुड नॉट बी कंप्लाइड विद, उसका अकाउंट नंबर गलत हो गया, उसने आईएफएससी कोड गलत दे दिया, व्हाटएवर इट इज, कंपनी की तो गलती नहीं है। बट सेकंड कंडीशन का ध्यान रखना, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये पे नहीं हो पाया, कंपनी पे नहीं कर पाई, ये आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर कम्युनिकेट हिम मतलब शेयर होल्डर को, आपको शेयर होल्डर को ये चीज कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ कंपनी ये बोलती है कि सर आपके डायरेक्शंस हम कंप्लाई नहीं कर पाए इसीलिए हमने पे नहीं करा, तो आप कंपनी के ऊपर 127 के पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे। लेकिन अगर उसने कम्युनिकेट करी है ये वाली बात मेल पे कि सुन मिस्टर ए शेयर होल्डर, यू आस्क्ड अस टू पे टू मिस्टर राम बट हिज आईएफएससी कोड इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी कुड नॉट पे, अब पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक। Where there is a dispute regarding the right to receive the dividend, राम और श्याम आपस में लड़ रहे हैं कि इन 10,000 शेयर का ओनर कौन है, या मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं, तो कंपनी कह रही है भैया तुम पहले लड़ाई सॉल्व कर लो, ये कर लो तुम पहले, उसके बाद हम डिविडेंड पे कर देंगे। तो डिस्प्यूट चल रहा है, हम किसको पे करें। Where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder, any sum, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कोई भी सम, ऐसा नहीं बोल रहा मैं सिर्फ कॉल्स, हो सकता है कोई और अमाउंट भी ड्यू है, उसके अगेंस्ट मैंने एडजस्ट कर दिया, तो उससे कोई पैसा आना था, मेरे को डिविडेंड देना था, सेट ऑफ कर दो भाई, कोई इशू नहीं है। या ड्यू टू एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और पोस्ट वारंट विद इन द पीरियड अंडर दिस सेक्शन वाज नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ द कंपनी। ऐसा कोई एक्सवाइजेड रीजन आ जाए, कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, जेन्युइनली नहीं कर पाई, तो 127 के पेनल प्रोविजंस नहीं लगेंगे। एक मॉडिफिकेशन है छोटा सा, निधि कंपनी में अगर किसी मेंबर को जो डिविडेंड है वो 100 या उससे लेस है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, इट शैल बी अ सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर द प्रोविजंस ऑफ 127 इफ द डिक्लेरेशन इज अनाउंस्ड इन लोकल लैंग्वेज ऑफ वन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ वाइड सर्कुलेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ दिस डिक्लेरेशन इज डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड फॉर 3 मंथ्स। तो आप एक न्यूज़पेपर में ऐड कर देना, ठीक है, और आप अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देना, फिर वो अपने आप आके ले लेंगे, आपको ये ऊपर 127 और पेनल प्रोविजंस देखने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए तक का डिविडेंड है सर, क्या लगाना। क्लियर। निधि कंपनी के केस में कोई 92-137 का कंप्लायंस आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है, 92-137 का कोई कंप्लायंस निधि के केस में नहीं चाहिए होता है, वो चाहिए होता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में, जिनको कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से आती है। बस ये था आपके लिए चैप्टर नंबर 8। आई होप आपको अच्छा लगाओ।
प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, इट गिव्स एन ऑथेंटिक फीडबैक टू दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू वॉच द लेक्चर। ठीक, एंड आई होप इट वॉज यूजफुल। इसके बाद मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 में। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, खुशी से पढ़ो, बहुत अच्छा होने वाला है सब। टेक केयर, बाय बाय।